रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 4। सुबह का वक्त, मृत्युंजय का मैंशन, द फायर विलर। शिवांगी नहा धोकर नीचे तैयार होकर किचन में आ गई थी और आज उसने तय किया था कि सबके लिए नाश्ता वो खुद से बनाएगी। वही जो किचन में स्टाफ काम कर रहा था वो कब से शिवांगी को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वह नाश्ता ना बनाए, क्योंकि अगर मृत्युंजय को ये बात पता चलेगी तो वो उन लोगों की नौकरी खा जाएगा और वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। तभी किचन में योगिता आए और जब उन्होंने शिवांगी को नाश्ता प्रिपेयर करते हुए देखा तो वो बोली, अरे शिवांगी बेटा, तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? नौकर है तो सही। योगिता की बात पर शिवांगी कोई जवाब देती इससे पहले ही एक किचन स्टाफ आगे आए और बोली, हम भी कब से इन्हें यही समझ रहे हैं कि आप नाश्ता ना बनाएं। हम बनाएंगे, हमें नाश्ता बनाने के लिए रखा गया है। लेकिन यह मैडम सुनी नहीं रही है हमारी। प्लीज मैडम आप ही इनके बोले कि रुक जाए वरना मृत्युंजय सर हमें ही मार डालेंगे। योगिता इस पर शिवांगी से बोली, शिवांगी खाना क्यों बना रही हो बेटा? शिवांगी जो कि इस वक्त बेसन के घोल को तैयार कर रही थी उसने पलटकर योगिता को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मन कर रहा है आंटी, काफी दिनों से ऐसे ही खाली बैठे थे, बोर हो गए थे। वैसे भी हमें यहाँ से जाने की इजाजत तो है नहीं, तो सोचा घर के कुछ काम ही कर लेते हैं। अब इतने बड़े मेंशन की साफ सफाई तो हमसे होगी नहीं, सोचा सबके लिए नाश्ता ही बना देता हूँ, इसीलिए नाश्ता बनाने आ गई। योगिता ने इस पर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सबके बारे में इतना सोचा, पर तुम अब बड़े घर में रहने वाली हो, बड़े घर की आदत डाल दो और काम को छोड़कर थोड़ी बिगड़ैल बन जाओ, तो ही इन नौकर का घर चल पाएगा। शिवांगी ने इस पर उन नौकरों को देखा और तभी उसने योगित से सवाल किया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और उसके बाद उसने फिर से नौकरों के ऊपर नजर दौड़ाई तो योगिता समझ गई कि शिवांगी को उससे कुछ अकेले में बात करनी है, जिस पर योगिता ने उन सभी नौकरों को वहां से जाने का कहा और उनसे ये भी कहा कि मृत्युंजय उनसे कुछ नहीं कहेगा। योगिता भी शिवांगी के साथ नाश्ता बनाने में उसका हाथ बटाने लगी और बोली, आदत के बारे में पूछना है। शिवांगी ने इस पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे आदत और मृत्युंजय की पूरी कहानी जाननी है और आदत कहाँ है ये भी जानना है, और वह प्रेग्नेंट थी तो उसका अब तक बीबी भी हो गया होगा, तो वो कहाँ है? योगिता कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी उसे किचन के बाहर मृत्युंजय जो कि किचन से कुछ दूरी पर ही खड़ा था और आसानी से उनकी कन्वर्सेशन सुन सकता था, तो योगिता ने बात पलटते हुए कहा, मसाले तो डलाएंगे ना? अभी पकौड़ी में मसाले नहीं डालेंगे तो क्या डालेगा? अचार? हाँ, शिवांगी ने किया और फिर योगिता की नजरों को फॉलो करते हुए उसकी भी नजर बाहर मृत्युंजय के ऊपर गई। शिवांगी भी योग्यता के चुप होने का और बात बदलने का कारण समझ गई, जिस वजह से वो बोली, हाँ हाँ आखिर मसाले तो गिरेंगे हैं, बिना मसाले के तो अच्छा भी नहीं लगेगा। शिवांगी ने इतना कहा ही था कि मृत्युंजय चलते चलते किचन की तरफ आ गया था और एक तक शिवांगी के चेहरे को घूरे जा रहा था और फिर बोला, व्हाट हैपन रैबिट क्वीन, इतना हकला क्यों रही हो? शिवांगी ने कहा, मैं कहाँ हकला रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आदत अनुसार मसाले गिरने चाहिए खाने में, वरना स्वाद अच्छा नहीं आता। मृत्युंजय ने इस पर डेविल स्माइल की और बोला, आदत अनुसार नहीं होता है रैबिट क्वीन, स्वाद के अनुसार होता है। तो अपनी बातों को अगर बदलना हो तो जो भी छुपाना हो तो जरा तहजीब से छुपाया करो, क्या पता कब पकड़े जाऊं और कब सजा मिल जाए। योगिता की तरफ देखकर, राइट मोम। योगिता भी मृत्युंजय की बात से घबरा गई और फिर शांति से शिवांगी का नाश्ता बनाने में हेल्प करने लगी। मृत्युंजय फिर वहां से जाने लगा तो योगिता ने धीरे से शिवांगी के कानों में बोला, जब मृत्युंजय ऑफिस चला जाएगा मैं बता दूंगी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि मृत्युंजय उनकी बात सुन चुका है। वो फिर से पलटा और बोला, मैं आज कल कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जा रहा हूं, और रही बात शिवांगी को सारी बातें बताने की, तो आप ऑलरेडी आधी से ज्यादा बातें उसे बता चुकी है, बाकी भी बता दीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। इस बार मृत्युंजय सच में वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और शिवांगी भी मेंशन की हालातों में खुद को ढालने लगी। उसे मृत्युंजय से इतना डर नहीं लगता था और तनु का मृत्युंजय को बार बार पापा बोलना भी उसे परेशान नहीं करता था और ना ही उसे बुरा लगता था। मृत्युंजय भी तनु को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी और शिवांगी कमरे के अंदर बनी बालकनी के बाहर खड़ी बारिश में भीगकर मौसम के ठंडक को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। मौसम काफी सुहावना और ठंडा हो चुका था, जिससे शिवांगी के शरीर में कपकपी भी आ रही थी, लेकिन मजाल थी कि वह लड़की कमरे में वापस आ जाए, उसे तो जैसे बारिश में भीगने था। तभी बाहर से एक कर मेंशन में आए और मृत्युंजय कर से बाहर निकला।
शिवांगी ने बस एक नज़र मृत्युंजय को देखा जो बारिश में पूरा भीग चुका था और उसकी वह व्हाइट शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसकी बॉडी साफ साफ शिवांगी को दिख रही थी। लेकिन उसके बाद उसने उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट किया और फिर बारिश में खुद को भिगोने लगी और उस मौसम को एंजॉय करने लगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जैसे ही उसने मृत्युंजय से अपनी नज़र हटाई, मृत्युंजय की नज़र उसके उस भीगे हुए चेहरे की तरफ गई जो बारिश की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत और गुलाबी हो चला था। मृत्युंजय मेंशन के अंदर आया और सीधा अपने कमरे में गया और वॉशरूम में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एक व्हाइट कलर का लोवर और रेड कलर के टी शर्ट पहनकर वह भी बालकनी में वापस आया। लेकिन वह बालकनी में बाहर नहीं आया क्योंकि वह पहले भी भीग चुका था, दोबारा भीगना नहीं चाहता था। शिवांगी तनु को 2 घंटे पहले ही ऑलरेडी सुला चुकी थी। मृत्युंजय देख पा रहा था कि शिवांगी की वो व्हाइट साड़ी उसके बदन से किसी मधु की तरह चिपक चुकी थी जो मृत्युंजय को शिवांगी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इन कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे। शिवांगी को आदत के बारे में अब तक सब कुछ पता तो नहीं लगा था, लेकिन उसे इतनी खबर पड़ चुकी थी कि आदत की जिंदगी मृत्युंजय के आने के बाद काफी रंगीन थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मृत्युंजय और आदत जिंदगी भर के लिए जुदा हो गए और मृत्युंजय काफी शांत और पहले के मुताबिक और भी सख्त हो गया। शॉर्ट टेम्पर। मृत्युंजय की गहरी नजर जब शिवांगी को अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने पलटकर पीछे देखा जहां मदहोशी आलम लिए मृत्युंजय उसे ही देख रहा था और उसकी वो नजर शिवांगी को बेचैन करने लगी और अपनी भीनी नजरें नीचे झुका ली। शिवांगी की यहाँ नजरें झुकी और मृत्युंजय उसके पास आया और उसके भीगे चेहरे को ऊपर उठाया। मृत्युंजय का पूरा गौर शिवांगी के कांपते सुर्ख गुलाबी होंठ पर ठहरे हुए थे और कब मृत्युंजय के होंठ शिवांगी के होठों से उलझे, दोनों बेखबर रहे। दिल। रात का वक्त। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। ओबोरोय मैंशन, जश्न का कमरा। जश्न को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उसे ज्यादा घूमने फिरने से चलने फिरने से मना किया गया था। उसे फुल बेड रेस्ट की जरूरत थी। जश्न अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसी के साइड में एकता बैठी हुई थी। जश्न को अपने हाथों से एकता टोमेटो सूप पिला रही थी, जो कि वैसे तो जश्न का फेवरेट नहीं था, लेकिन एकता बहुत प्यार से उसे अपने हाथों से पिला रही थी, जिस वजह से वह उसे शांति से पी रहा था। एकता जश्न के मुंह की तरफ चम्मच लाते हुए बोली, कैसे बना है वैसे सूप? अगर बुरा बना है तो बता देना, मैं आगे से और भी अच्छा करने का ट्राई करूंगी। जश्न ने अपना मुंह खोला और उस सूप को पीते हुए बोला, बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें इसमें कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है, और वैसे भी मेरी वाइफ जो बनती है बहुत अच्छा बनाती है। खाने के बाद हम जश्न ने एकता के बालों को उसके कानों के पीछे किया। जश्न के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एकता की चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह बोली, आपको पता है मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कब आप उठोगे और मेरी तारीफ करोगे, लेकिन वो बेवकूफ नज़ मुझे आपसे मिलने ही नहीं देती थी। कहने के बाद एकता ने अपना मुंह बना लिया। एकता की ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर जश्न जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तो वो एकदम सही कर रही थी। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे आसपास कोई आ सके। अगर मेरा इन्फेक्शन तुम्हें चढ़ जाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, नहीं ना। और जब मुझे पता चलता है कि मेरे करीब आने से मेरी प्यारी वाइफ को इन्फेक्शन चढ़ गया है तो क्या मैं खुश होता? जश्न की यह बात सुनकर एकता ने नामे गर्दन हिलाई और जश्न के सीने पर अपना सर रखकर बोली, नहीं मुझे पता है, आप तो मुझे उल्टा बहुत ज्यादा डांटते कि क्यों आए मेरे करीब, जब डॉक्टर ने मना किया था। नर्स तुम्हें बार बार मना कर रही थी, तो क्यों आए? क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होता? आप ऐसे करके ना मुझे बहुत लंबी कहानी सुना देते। और फिर अपनी बात खत्म करने के बाद एकता जश्न के सीने से दूर हुई और जोर जोर से हंसने लगी। एकता की हंसी बहुत ज्यादा प्यारी थी, जिसे देखकर जश्न हमेशा अपनी आधी से ज्यादा तकलीफ भूल जाया करता था। जश्न आगे बढ़ा और उसने एकता की होठों पर लाइट किस किया और उससे दूर होते हुए बोला, अभी यह सूप तुम मुझे अपने हाथों से पिलाने वाली हो या मुझे खुद पीना पड़ेगा? एकता ने इस पर कहा, अरे आपकी खुद क्यों पियोगे? जब आपकी बीवी जिंदा है तो आपकी बीवी आपको अपने हाथों से पिलाएगी। और फिर अपनी बात पूरी करने के बाद एकता एक एक सिप जश्न को पिलाने लगी। कुछ देर में एकता ने जश्न को पूरा सूप पिला दिया और फिर खाली बोल को टेबल पर रख दिया और जश्न के और भी ज्यादा करीब जाकर बोली, वैसे आपको नहीं लगता कि इतने दिनों में हम दोनों ने कुछ मिस किया है? उस वक्त एकता की आंखों में डिजायर्स थी जो जश्न ने देख लिया था, लेकिन उसने नाटक करते हुए कहा, क्या मिस किया मैंने और कैसे मिस करता कुछ, मैं तो बेहोश था इतने दिनों से। एकता ने जश्न के कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, सब समझती हूँ मिस्टर जश्न ओबोरॉय,
बस शांति से यह बोलिए कि फिलहाल आपको मेरे करीब आना नहीं है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जश्न ने एकता की कमर को अपना दोनों हाथों में थामा और उसे अपने और करीब करते हुए कहा, अजी मैं तो सब कुछ चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन आप ही को फुर्सत नहीं होती है, जब देखो अधूरे प्यार को छोड़कर भाग जाती हो। एकता ने इस पर सिडक्टिव वॉइस में कहा, आज नहीं भागोगी पक्का। जश्न ने इस पर एकता को अपनी तरफ पूरी जान लगाकर खींचा, जिससे एकता जश्न के ऊपर आ गई और जश्न बोला, तो फिर ठीक है, आज रात थकने के लिए तैयार हो जाएं मिसेस ओबोरोय। जश्न एकता के होठों के करीब बढ़ने लगा और एकता ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की किस हो पाती, जश्न के फोन ने उन दोनों की उस प्यारी मूवमेंट पर रोक लगा दी। एकता चीड़ गई और बोली, आपका ये फोन ना कभी मेरे प्यार को पूरा नहीं होने देगा, ना जाने मेरे बच्चे कब होंगे, इस फोन को ना आग लगानी पड़ेगी बच्चे करने के लिए। जश्न इस पर मुंह बनाते हुए बोला, बच्चे करने के लिए फोन में आग लगाने की क्या जरूरत है, फोन को स्विच ऑफ कर दो, देन वी कैन डू दैट। एकता ने इस पर कहा, गुड आइडिया, करो इस फोन को अभी स्विच ऑफ। जश्न ने एकता को अपने ऊपर से उठाया और ठीक से बैठते हुए फोन को लेते हुए बोला, इंपॉर्टेंट हो सकता है तो देखने दो पहले मुझे। और उसके बाद जश्न ने स्क्रीन पर शो हो रहा है नंबर को देखा तो उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशन लेस हो गया और उसने एकता से बोला, एकता बाहर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा, बाहर जाओ राइट नाउ। एकता ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, अभी आपने कहा ना कि आप अपने फोन को बंद कर देंगे, और अगर इतना इंपॉर्टेंट कॉल है तो जल्दी से बात खत्म करो, उसके बाद हम अपनी बात पूरी करते हैं। जश्न ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, एकता आई सेड ना, बाहर जाओ। एकता इस पर गुस्सा हो गई और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और जश्न ने फोन रिसीव करने से पहले कमरे को अच्छे से अंदर से गेट लगाकर बंद किया और फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट का कॉल आया हुआ था। जश्न के असिस्टेंट ने कहा, सर आपका काम हो गया है, उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मैंने उसकी सारी डिटेल्स आपको भेज दी है। जश्न ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया और मैसेज को खोलने से पहले खुद से कहा, पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, आज जाकर तुम्हारी खबर मुझे मिली है, अब तुम्हें मैं कभी अपनी कैद से आजाद नहीं करने वाला लड़की, बस एक बार तुम मेरी हाथ में आ जाओ। जश्न ने कहने के बाद अपने फोन में आए मैसेज को ओपन किया, जिसमें एक लड़की की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे उस लड़की के सारे डिटेल्स लिखी हुई थी। जश्न जैसे जैसे डिटेल्स पढ़े जा रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होते जा रही थी और जैसे ही उसने लास्ट लाइन पढ़ी उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। जश्न ने अपना फोन बेड पर पटकते हुए कहा, इतना बड़ा सच छुपा के रखा है तुमने मुझसे मेरी बहुत कीमती चीज चुरा के रखी हुई है। मैं अपनी उस चीज को तुमसे लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, फिर चाहे मुझे एकता को छोड़ना ही क्यों न पड़े, लेकिन तुम्हें और अपनी उस अनमोल चीज को तो मैं अपने पास अब लाकर रहूंगा। यह मेरा खुद से और तुमसे वादा है। आखिर किस लड़की के बारे में जश्न को पता चली है? आखिर उस लड़की ने जश्न की कौन सी कीमती चीज अपने पास रखी है? रशिया, एनआर विला, ये है निश्चय राठौर का विला। पूरा विला एकदम किसी खंडहर की तरह शांत था, जैसे वहां कोई परिंदा भी पर ना मार रहा हो। पर इस शांति को चीरती हुई एक लड़की की करहाने की आवाज जो एक कमरे से आ रही थी। ऊपर एक रूम में 2 जिस्म आपस में लिपटे हुए थे और वो थे निश्चय और आलिया। उन दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे थे और दोनों नेकेड एक दीवार से चिपके थे। निश्चय ने आलिया को दीवार से बिल्कुल सटा कर रखा था और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर रखा था और उसका एक हाथ आलिया की इमर्ज चेस्ट को बेरहमी से दबाई जा रहा था तो दूसरा हाथ आलिया के सेंसिटिव एरिया को, जिससे आलिया मौन कर रही थी और निश्चय की पिठ पर नाखून गड़ा उसे उकसा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी पैशनेट थे, जैसे एक दूसरे के जिस्म के लिए जन्मों से प्यासे हो। आलिया और निश्चय के होंठ दूर हुए और आलिया सडक्टिव वॉइस में बोली, एनआर डार्लिंग, कब तक यूं ही होठों का ही रस पियोगे? आगे भी तो बढ़ना है, मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर की आग बुझाओ राइट नाउ। निश्चय आलिया की तड़फ महसूस कर रहा था और उसने आलिया के ईयर लोब को काटते हुए कहा, अभी वक्त है जान, पहले इस तरीके से तो खुद को सेटिस्फाई कर लूं। और फिर दोनों के होंठ आपस में टकराए और निश्चय ने आलिया के पैर उठाकर अपनी कमर पर रखे। कुछ देर बाद निश्चय आलिया को बेड पर ले गया और उसके ऊपर झुककर बिना किसी वार्निंग के इंटीमेट होना शुरू किया, जिससे आलिया चीखने लगी। निश्चय अपनी मूवमेंट करते हुए बोला, और तेज चिल्लाओ बेबी, इतने से काम नहीं चलेगा, और अपनी मूवमेंट जारी रखी।
वो दोनों एक दूसरे में दुबे ही थे कि निश्चय का फोन रिंग हुआ, लेकिन निश्चय को आलिया से बिल्कुल भी दूर नहीं होना था। तो निश्चय ने एक नज़र आलिया पर डाली और आलिया ने किसी तरीके से अपने इस दर्द में निश्चय का फोन लिया और उसे निश्चय के हाथों में दिया और निश्चय इंटिमेसी करते हुए ही फोन पिक करता है। दूसरी तरफ आलिया की चीखें जा रही थी पर निश्चय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ वाला बोला, सर, उस लड़की की डिटेल भेज दी है पर अचानक वो कहीं गायब हो गई, मतलब जैसे अंडरग्राउंड हो गई हो, मिल ही नहीं रही। निश्चय ने अपने काम को जारी रखते हुए कहा, किसी भी तरीके से उस लड़की के बारे में पता लगाओ, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस लड़की से मिलना भी है और आ रहा हूं मैं इंडिया, बहुत जल्द। अपनी बात कहने के बाद निश्चय ने फोन रख दिया और फिर से इंटीमेट होने लगा। वही इंडिया में रूस और इंडिया के टाइम में 2.5 घंटे का फर्क था। इस कारण जहां अभी रूस में दोपहर का वक्त था तो वही इंडिया में शाम हो चुकी थी। मृत्युंजय अपने रूम में था और तनु उसकी गोद में बैठी हुई थी और उसे पूरे दिन की सारी बातें सुनाई जा रही थी और मृत्युंजय शांति से तन्नू की बातें सुन रहा था। तभी कमरे में शिवांगी आई और उन दोनों को देखकर उसे परफेक्ट फादर एंड डॉटर की बॉन्डिंग फील हुई। अनजाने में सही लेकिन एक अनचाही खुशी शिवांगी के चेहरे पर तैर गई। उसको याद आने लगा वो 5 साल पहले वाला दिन जब सुबह वो उस इंसान के साथ इंटीमेट होकर उठी थी तो वह इंसान उसी के बगल में लेटा हुआ था और शिवांगी ने भले ही उसका चेहरा नहीं देखा था और वो उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे उसके अस्तित्व तक से घिन होने लगी थी। जब शिवांगी अपने घर पहुंची थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से अपनी उस कंडीशन को अपनी पूरी फैमिली से छुपा लिया था। लेकिन 1 महीने बाद जब अचानक शिवांगी के पीरियड्स मिस हो गए और 10 दिन तक नहीं आए तो उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी और वह अपने सहेली को लेकर अस्पताल पहुंच गई, जहां उसे तनु के बारे में पता चला कि तनु उसके पेट में है। शिवांगी की हालत ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसने अबॉर्शन का भी फैसला ले लिया था, लेकिन डॉक्टर ने बिना फैमिली के कंसर्न के अबॉर्शन करने से मना कर दिया था। अब शिवांगी के पास उस बच्चों को पालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शिवांगी चाहकर भी अपनी इस कंडीशन के बारे में अपनी मां को नहीं बता सकती थी। और इसी बीच छाया शिवांगी की जिंदगी में उसका वो सोलमेट जिसके साथ शिवानी की शादी हुई, वीर कपाड़िया, एन एस्पायरेंट आर्मी ऑफिसर। वीर को एक बीमारी थी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता था और यह बीमारी उसने अपने माँ बाप से छुपा के रखी थी। और जब उसे शिवांगी और शिवांगी की उस कंडीशन के बारे में पता चला तो उसने शिवांगी के साथ एक डील करे ताकि उसकी फैमिली में एक बच्चा भी आ जाए शादी के बाद और शिवांगी को भी समाज की गालियां खाने को ना मिले। और उन दोनों ने तुरंत शादी करने का फैसला लिया। किसी को भी नहीं पता चला कि शिवांगी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वीर भी आर्मी में कप्तान बन गया था, लेकिन शायद शिवांगी का वीर के साथ रिश्ता लंबा नहीं था कि शादी के 1.5 साल बाद ही खबर आएगी कि वीर शहीद हो चुका है। शिवांगी को वीर के चले जाने को बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि उसकी उस कंडीशन में सबसे ज्यादा मदद और सहारा दिया था वीर ने। वीर के चले जाने के बाद वीर के परिवार वाले शिवांगी को और उसकी बेटी को अपने घर में रखने वाले नहीं थे, क्योंकि शिवांगी ने उनको वारिस तो दिया नहीं था। इस वजह से उन्हें लगा कि इस लड़की को और इसकी बेटी को पालना उनके लिए बहुत बड़ी बोझ की बात होगी, जिस वजह से उन्होंने शिवांगी को घर से बाहर निकाल दिया। तो वही शिवांगी के पेरेंट्स भी अब शिवांगी को अपने घर नहीं रख सकते थे, क्योंकि जिस समाज में वह रहते थे वहां पर इस तरीके से शिवांगी के पति के जाने के बाद अपने मायके में रहे, इससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती थी। इस वजह से शिवांगी की मां ने शिवांगी को अपनी बहन के घर भेज दिया। शिवांगी ने अकेले तनु को पाला और कुछ महीनों में अपनी मौसी से भी अलग होकर खुद के लिए एक छोटा सा फ्लैट लेकर वहां रहने लगी और स्कूल में टीचर भी बनी। इसके बाद उसकी मुलाकात अब मृत्युंजय से हो गई। शिवांगी सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसके कानों में मृत्युंजय की आवाज पड़ी। आखिर कितना अपने पास्ट के बारे में सोचोगे रैबिट क्वीन, सब कुछ हो चुका है, याद करने से पास्ट बदल नहीं जाता। शिवांगी उन दोनों की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे पता है याद करने से पास्ट बदलता नहीं है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके बहुत सुकून मिलता है, मैं वही याद कर रही थी। मृत्युंजय इस पर मुस्कुराया और बोला, कमाल है, वन नाइट स्टैंड तुम्हारे लिए सुकून भरा है, लगता है उस इंसान से प्यार करने लगी थी, लेकिन बेचारा छोड़ गया तुम्हें और अपनी जिंदगी जी रहा है आराम से किसी और के साथ। शायद मृत्युंजय ने शायद शब्द पर बहुत ज्यादा फोर्स दिया। पहले तो शिवांगी को मृत्युंजय की ऐसी बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया और उसने तुरंत मृत्युदंड से पूछा, क्या तुम उस इंसान को जानते हो? मृत्युंजय की कोई जवाब नहीं दिया, बस एक डेविल स्माइल के साथ शिवांगी को देखने लगा।
अगले दिन जश्न का ऑफिस। जश्न अपने कैबिन में बैठकर अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया और उसने उसे तुरंत पिक करते हुए कहा, बोला, क्या हुआ? दूसरी तरफ से कहा, सर ये हमसे नहीं संभल रहा, कुछ कीजिए, बाहर जाने की जिद में है। जश्न इस पर गुस्से से बोला, तुमसे एक इंसान संभाले नहीं जा रहा है और वैसे बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि कितनी बड़ी तोप हो तुम। दूसरी तरफ वाला इंसान इस पर खामोश ही रहा, जिस पर जश्न ने कहा, अगर शांत नहीं हो रहा है तो 2 थप्पड़ मार के शांत करो, और अगर उससे भी नहीं शांत होता तो उसे वो इंजेक्शन लगा दो, अपने आप शांत हो जाएगा 2 दिन के लिए। इसके बाद जश्न ने फोन काट दिया और फिर उसने अपने असिस्टेंट राघव को बुलाया। राघव, उसको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी करो क्योंकि मृत्युंजय की नज़र हर पल मुझ पर कड़ी होती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में मृत्युंजय को पता चले। उसे इंडिया से बाहर ले जाओ। ओके सर, राघव ने कहा और फिर उसके केबिन से चला गया। वहीं जश्न खुद से बोला, मैं कभी उसकी मृत्युंजय से मिलने नहीं दूंगा। वो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा, मेरा बनकर। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय के ऑफिस में मृत्युंजय टीवी पर न्यूज़ देख रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट नील वहां आया और बोला, सर गड़बड़ हो गई है। उनके बारे में जश्न ओबोरॉय को सब कुछ पता चल चुका है। मृत्युंजय ने टीवी ऑफ किया और नील की तरफ देखकर बोला, वही तो मैं चाहता हूं कि उसे सब कुछ पता चल जाए अपने अतीत के बारे में, पर अफसोस वो जो कुछ चाहता है उसे वह कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर अब मृत्युंजय अग्निवेश का हक है और जिसको मृत्युंजय अपना बनाने की ठान लेता है उसके ऊपर उसका कोई अपना भी नजर नहीं डाल सकता। तो जश्न तो मृत्युंजय का सबसे पुराना दुश्मन है। इस पर नील ने मृत्युंजय से कहा, लेकिन सर अगर उसने किसी भी तरीके से उनको अपने पास कर लिया तो। ये सुनकर मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा तैर गया और वो तुरंत खड़ा होते हुए टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, विलन का हक सिर्फ और सिर्फ विलेन के पास होता है, पर अफसोस हीरो का हक भी विलेन के पास होता है। तो मेरा हक छीनने वाला जश्न कोई नहीं होता और उसे जितनी तहकीकात करनी है करने दो। मैं भी चाहता हूं कि उसे जल्द से जल्द अपने बारे में सब कुछ पता चल जाए और मेरे सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन फिर भी यह मृत्युंजय अग्निवेश उसके सामने ना ही तो कभी झुकेगा और ना ही अपना हक उसे देगा। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त बेइंतहा गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। नील वहां से चला गया और मृत्युंजय ने अपने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फर्श पर गिरते हुए बोला, जश्न, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लूंगा। अब तक तुम्हारा पाला गली के कुत्तों से पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा पाला जंगल के शेर से पड़ चुका है और तुम वो डरे हुए हिरण हो जो सिर्फ पीठ के पीछे से वार करना जानता है, लेकिन मैं उन वार करने वालों को अपने सामने भी ला सकता हूं और उन्हें अपने हाथों से जमीन में गड़ भी सकता हूं। तुम्हारी उल्टी गिनती तो कब की शुरू हो चुकी है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वह गिनती कभी खत्म ना हो, क्योंकि जिस दिन वो गिनती खत्म हुई तुम इस दुनिया से खत्म हुए। 2 दिन बाद द फायर विला। मृत्युंजय अपने कमरे में क्लोजेट में रेडी हो रहा था कि तभी उसे वॉशरूम के खुलने की आवाज आई और बाथ रोब पहनी शिवांगी उसे क्लोजेट में आई हुई नजर आई, जिसके बाल धोने की वजह से अभी गीले थे और उसके चेहरे और कंधे से चिपके हुए थे, जो शिवांगी को उस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। मृत्युंजय शिवांगी के उन भीगे हुए पलकों, भीगे हुए गाल, भीगे हुए होठों को देखकर उस पर ठहर गया और शिवांगी की ओर बढ़ने लगा। शिवांगी के करीब आने से पहले मृत्युंजय जो अपना बिजनेस ब्लेजर डाला हुआ था उसे भी निकालकर नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे शिवांगी की नजर उसे पर जाती है और फिर कोई हुए मृत्युंजय को खुद के करीब आते हुए महसूस करती है, जिससे शिवांगी की सांस अटकने लगती है। मृत्युंजय ने शिवांगी के हाथ को पकड़कर उसे क्लोजेट की दीवार से लगाया और उसके चिन्ह को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाते हुए बोला, मुंबई में खूबसूरती का कोई कंपटीशन चल रहा है, जो तुम दिन पर दिन इतनी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो रैबिट क्वीन। क्या तुम्हें कोई अवार्ड मिलने वाला है जो सोने से जड़ा है? मृत्युंजय के मुंह से अपने लिए यह इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुनकर शिवांगी ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजर फिर ली, जिस पर मृत्युंजय ने उसका चेहरा अपने तरफ घुमाया और बोला, सवाल मैंने किया है, देख फर्श को रही हो, ये तो गलत बात है रैबिट क्वीन। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरे होठों की तरह देखो, और जब मन करे तो उसे चूम लो। शिवांगी ने पहली बार मृत्युंजय को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए देखा था, जिससे ना चाहते हुए भी शिवांगी और भी ज्यादा ब्लश करने लगी और उसके गाल टमाटर की तरह लाल होने लगे, जो कि मृत्युंजय को इतनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे कि मृत्युंजय ने तुरंत अपने होठ उसके गालों पर रखे और उसे चूमने की जगह उसे काटने लगा, जिससे शिवांगी सिसकने लगी।
शिवांगी की सिस्क सुनकर मृत्युंजय उसके गालों से हटा और शिवांगी के होठों की तरफ अपने होंठ ले गया, पर उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ एक उंगली को फासला था, जिसे ना मिटाते हुए मृत्युंजय बोला, तुम्हारी सिस्क मुझे रोकेगी नहीं रैबिट क्वीन, सिर्फ मुझे और उकसाएगी और मुझे मजबूर करेगी कि मैं आज ऑफिस ना जाकर पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। डू यू वॉन्ट दैट? एंड आई हैव नो PRBLM विद दैट, सो आई थिंक वी शैल कंटिन्यू आवर रोमांस। मृत्युंजय खुद से ही सोच लिया कि शिवांगी उसके साथ रोमांस करने के लिए रेडी है और उसने अपने होंठ शिवांगी के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। लेकिन शिवांगी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, जिस पर मृत्युंजय ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी और उसे धीरे धीरे सोफे की तरफ ले गया और उसे उस पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर अपने होंठ उसके होंठ से आजाद किया और बोला, मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला रैबिट क्वीन, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। सो इट्स बेटर नॉट टू पुश मी एनी मोर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट टू मी इन आवर लव मेकिंग, एंड आई थिंक वी शुड इंटी। मृत्युंजय अपना शब्द इंटीमेट पूरा कर पाता इससे पहले शिवांगी ने अपने होंठ जाकर मृत्युंजय के होठों पर रखकर उसे शांत कर दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और मृत्युंजय के हाथ शिवांगी के बाथरोब में जा उसके हर बॉडी पार्ट को सेंसिटिवली टच करने लगे। स्टॉप! मृत्युंजय अपना शब्द इंटीमेट पूरा कर पाता इससे पहले शिवांगी ने अपने होंठ जाकर मृत्युंजय के होठों पर रखकर उसे शांत कर दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और मृत्युंजय के हाथ शिवांगी के बाथरोब में जा उसके हर बॉडी पार्ट को सेंसिटिवली टच करने लगे। मृत्युंजय का हर टच शिवांगी को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करवा रहा था। मृत्युंजय ने अपना हाथ शिवांगी के बाद रोब से बाहर निकाला और फिर उसके नोट को खोल दिया, जिससे शिवांगी की वह फेयर स्किन मृत्युंजय की आंखों के सामने आ गई। शिवांगी की यह देख सांसें अटक गई और उसने तुरंत मृत्युंजय को अपने सीने से लगा दिया, जिससे मुझे उसने नेकेड बॉडी को ना देख पाए। मृत्युंजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवांगी के उसे बाथरोब को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और खुद की शर्ट के बटन खोलने लगा, जो फील कर शिवांगी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और धीरे से बोली, मृत्युंजय मैं आदत नहीं हूं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें ही आगे चलकर हर्ट करे। आदत का नाम सुनकर मृत्युंजय का चेहरा एकदम से सन पड़ गया और वो शिवांगी से दूर हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, यू डिड इट वेरी रॉन्ग रैबिट क्वीन, आदत का नाम लेकर तुमने मुझे वो करने के लिए उकसा दिया जो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ काफी जेंटली पेश चाहता था, लेकिन आदत को याद दिलाकर तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तनु के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और अब तुम्हारी यह बॉडी को मैं प्यार से नहीं बेरहमी से हट करने वाला हूँ। बी रेडी फॉर पेन रैबिट क्वीन। मृत्युंजय की बात सुनकर शिवांगी बिल्कुल शॉक हो गई और वह धीरे से मृत्युंजय को मना करते हुए बोली, प्लीज मृत्युंजय, प्लीज मुझे हट मत करना, प्लीज प्लीज मैं तुम्हें नहीं सहन कर पाऊंगी, प्लीज मृत्युंजय मुझे हट मत करना, डोंट डू दैट मृत्युंजय प्लीज। शिवांगी डर से सब कुछ बोल रही थी और मृत्युंजय शिवांगी के जबड़े को कस के पकड़ा और अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, आदत का नाम लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था रैबिट क्वीन, अगर तुम मुझे आदत के बारे में याद नहीं दिलाती तो शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से भेजा था, लेकिन तुम प्यार डिजर्व करती ही नहीं हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ वन नाइट स्टैंड डिजर्व करती हो, जो अपने होश खोकर किसी भी गैर मर्द के साथ सो जाती है। अपने बारे में मृत्युंजय की मुंह से इतना बेकार सुनकर शिवांगी की आंखें भर आई और मृत्युंजय ने शिवांगी की उन्हीं नम आंखों को अपने होठों में भरा और समूच करने लगा, वो भी हार्डली। मृत्युंजय ने अपनी शर्ट को उतार कर फेंका और फिर अपनी पैंट को भी उतरा और बिल्कुल शिवांगी के ऊपर आ गया। शिवांगी की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। शिवांगी की आंखों में डर देखकर मृत्युंजय देविल स्माइल करते हुए बोला, कमाल है रैबिट क्वीन, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया और तुम्हें अभी से दर्द की फीलिंग होने लगे, तो सोचो जैसे ही मैं तुम्हारे अंदर इंटर करूंगा तुम्हारे दर्द से मुझे कितना सुकून मिलेगा। शिवांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय आखिर उसे किस बात की सजा दे रहा है। शिवांगी धीरे से बोली, किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? क्यों तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर भी तुम अपनी मनमानी चलाकर मुझे अपने पास लेकर आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा। जब मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम तनु के फादर बन सकते हो, लेकिन मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो? वाई? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे धोखा देने की सजा है ये रैबिट क्वीन। शिवांगी को समझ में नहीं आया तो उसने फिर सवाल किया, पर मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? आखिर मुझे मेरी गलती के बारे में बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है। बिना जाने तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना ऐसे ही मेरे साथ कोई भी गलत सलूक नहीं कर सकते।
मृत्युंजय अपने होंठ शिवांगी के होठों के करीब ले गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ रैबिट क्वीन, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ। मृत्युंजय अग्निवेश की, और जो भी तुम्हें मुझसे छीनने के लिए आगे आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी और मेरी अग्नि से जलना होगा। उसके बाद मृत्युंजय ने शिवांगी की एक नहीं सुनी और उसके होठों पर बेदर्दी से अपने होंठ रखकर उसके होठों को काटने लगा। साइड सोफे पर लगा एक बटन मृत्युंजय ने प्रेस किया, जिससे क्लोजेट का भी दरवाजा बंद हो गया और रूम का भी दरवाजा अंदर से लॉक हो गया ताकि शिवांगी की सिसकियां कमरे के बाहर न जाए। धीरे धीरे मृत्युंजय नीचे की तरफ आया और उसने शिवांगी के गले पर, गर्दन पर, कॉलर बोन पर और क्लीवेज पर अपने होंठ चलाना शुरू किया, जिससे सिर्फ और सिर्फ शिवांगी की दर्द भरी कारहानी की आवाज निकल रही थी। मृत्युंजय शिवांगी के पेट को किस करते हुए खुद से मन में बोला, आई नो रैबिट क्वीन, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन गलती तो तुमने की है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। आज की यह सजा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय का प्यार ही मिलेगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की मां नहीं, मेरा जुनून बन चुकी हो, मेरा वो सुरूर बन चुकी हो जो मेरे सर चढ़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ शिवांगी अब मृत्युंजय की है और जो भी शिवांगी को पाने के लिए आगे आएगा, मृत्युंजय की मृत्यु से उसे टकराना होगा। कुछ ही पल में मृत्युंजय अपने हाथ शिवानी की पूरी बॉडी पर चलाने लगा और ऊपर उठकर शिवांगी के ईयर लोब को काटते हुए बोला, सो जाओ रैबिट क्वीन, मैं तुम्हारे सोने के बाद तुम्हें प्यार करूंगा। जैसे ही शिवांगी के कानों पर मृत्युंजय की यह लाइन गई, शिवांगी को सच में नींद आ गई। दिन बिताते रहे और मृत्युंजय की शिवांगी के लिए जुनून, पैशन, मोहब्बत बढ़ती गई। मृत्युंजय शिवांगी को अपनी दुनिया बनाने लगा तो वही शिवांगी को अब मृत्युंजय की हरकतों से डर लगने लगा, और वही योगिता जी अब चाहती थी कि शिवांगी और मृत्युंजय जल्द से जल्द शादी कर ली और इस घर में एक और बच्चा आए। योगिता जी को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि इस घर में दोबारा कोई लड़का आए या लड़की, उन्हें बस ये था कि मृत्युंजय और शिवांगी का एक बच्चा तो इस दुनिया में होना चाहिए जो उन दोनों की मोहब्बत को गहरा कर पाए। लेकिन वही मृत्युंजय का पागलपन शिवांगी को लेकर बढ़ता जा रहा था और वो शिवांगी को बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ लव करता था। मृत्युंजय के लिए वह प्यार था, लेकिन शिवांगी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और दर्द थी। शिवांगी की बॉडी अब मृत्युंजय के प्यार को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह चाहकर भी मृत्युंजय से दूर नहीं रह पा रही थी। जब भी मृत्युंजय किसी काम से बाहर जाता है या ऑफिस में ओवरस्टे करता तो उसे ऐसा लगता कि किसी की बुरी नज़र उसकी शरीर पर है और उसे खतरा है मृत्युंजय से दूर रहने पर, क्योंकि जहां मृत्युंजय उसके साथ बैडली बिहेव करता था तो वही उसकी उस बिहेव में भी शिवानी को कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। लेकिन वही घर में एक और नज़र थी जो शिवांगी के शरीर पर इस तरीके से थे कि वो कोई भूखा भेड़िया है और शिवानी का शरीर एक लाजवाब कबाब। और वो नज़र और किसी की नहीं बल्कि रेयांश की ही थी। वो बस अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला शिवांगी से लेना चाहता था। शिवांगी डेली मृत्युंजय के साथ ही सोती थी और शिवांगी के सो जाने के बाद मृत्युंजय उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था, और तनु के साथ योगिता जी सोई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि तनु अभी छोटी है और मृत्युंजय शिवांगी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो तनु के पास रहते थी। एक महीने बाद द फायर विला। आज मृत्युंजय अपने ऑफिस में ओवरस्टे करने वाला था और उसने घर पर कॉल करके बता दिया था कि वो शायद अगले दिन दोपहर तक घर आएगा, इसलिए आज शिवांगी रूम में अकेली थी और उसे पल पल में घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वहीं मृत्युंजय के कमरे से 3 कमरे छोड़कर एक अंधेरे कमरे में एक लड़का शराब पर शराब पी जा रहा था, और यह और कोई नहीं रेयांश था, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शिवांगी की शरीर की हवस थी। आज उसे कई दिनों की बाद मौका मिला था शिवांगी से बदला लेने का। टेबल पर सामने 2 बोतल पहले से खाली पड़ी थी और रियांश तीसरी बोतल को अपने होठों से लगाए उसे भी जल्दी जल्दी पीकर खत्म कर रहा था। रियांश ने अपनी नशीली आवाज में कहा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा शिवांगी भाभी, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं मेरे भाई से प्यार करने लगी हो, लेकिन भाई अब तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की रात तुम्हें मैं प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा प्यार करूंगा कि अगले दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाश कमरे में मिलेगी, वह भी नग्न। उसके बाद रियांश जोर जोर से हंसा और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और कमरे से निकलकर तुरंत शिवांगी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर कमरे में शिवांगी पल पल में करवट बदल रही थी, जैसे उसकी आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। शिवांगी खड़ी हुई और बेड पर सहारा लेकर बैठ गई और साइड टेबल पर रख ग्लास के पानी को पिया और खुद से बोली, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, कहीं फीवर तो नहीं हो गया है। शिवांगी के चेहरे पर पसीना था लेकिन उसे बुखार नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की कि तभी उसे दरवाजे को तोड़ने की आवाज जैसा कुछ फील हुआ।
उस अंधेरे कमरे में उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी और तेज शराब की गंध आ रही थी। उसे लगा शायद मृत्युंजय ऑफिस से आ गया और वह धीरे से बोली, क्या तुम ऑफिस से इतनी जल्दी घर आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना मृत्युंजय। रियांश इस पर हंसा और बोला, आपको मेरे भाई से शायद बहुत ज्यादा प्यार है भाभी जी। 1 महीने पहले की जबरदस्ती के बाद रियांश से शिवांगी कभी नहीं मिली थी। उसे बस इतना पता था कि वह मृत्युंजय की भाई है। लेकिन फिर भी शिवांगी उस आवाज को सुनकर दंग रह गई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ सकती थी। शिवांगी को रियांश का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन साइड टेबल पर जल रहे लैंप की वजह से रियांश शिवांगी के घबराए हुए चेहरे को देख पा रहा था। रियांश अपनी सिडिक्टिव हार्ड वॉइस में बोला, अरे भाभी जी, आपके चेहरे पर यह घबराहट मेरे प्यार से पहले ही? अभी तो मैंने प्यार करना शुरू भी नहीं किया। आपको पहले प्यार तो कर लूं। ये दर्द भरी लकीरें बाद में अच्छी लगती है, पहले नहीं। चलिए अपने कपड़े उतारिए, मैं भी अपने उतरता हूं और फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। फिर कल भले ही आप शर्म से आत्महत्या कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको सजा तो दे दूं। शिवांगी को भले ही मृत्युंजय के करीबी तकलीफ देती थी, लेकिन उस तकलीफ में भी एक सुकून था। लेकिन रियांश की आवाज भर से शिवांगी को मौत का एहसास हो रहा था। उसे रियांश का उस कमरे में मौजूद होना ही तकलीफ दे रहा था, शरीर के अंदर डर की एक लहर पैदा कर रहा था। रियांश ने अपने कदम बाए तो वही शिवांगी बेड से उतरी और कदम पीछे लेने लगी, लेकिन रियांश तेज निकला और तेज कदमों से शिवांगी के करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखती हूं और उसे बेदर्दी से चूमने लगा। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी रियांश ने बहुत जोर से उसकी गर्दन पर काटा और उसे बेड पर धक्का दी थी और उसके ऊपर जाकर उसके कपड़े को उसके जिस्म से दूर करने लगा। लेकिन फिर भी शिवानी किसी तरीके से रेयांश खुद से दूर करने की कोशिश में लगी थी और उसे बार बार धक्का दिए जा रही थी, जिससे रेयांश उससे कपड़े को ठीक से उसके जिस्म से दूर नहीं कर पाया, पर उसे फाड़ने में कामयाब हुआ। शिवांगी जगह जगह से फटे हुए कपड़ों में रियांश के सामने थी, जिसे रियांश के सामने शिवांगी के अपर इनरवियर उसके सामने थे और उससे बाहर उभरते हुए उसके सीने जो ऊपर नीचे घबराहट के कारण हो रहे थे, जिसको रियांश बहुत ही लालची भरी नजरों से देख रहा था। रेयांश शिवांगी के सीने को देखते हुए बोला, कमाल है भाभी जी, आपकी बॉडी तो बहुत सुंदर है। उस दिन देख नहीं पाया था, लेकिन आज देखकर ऐसा लग रहा है कि उस दिन मुझे अपना काम थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था। सजा का क्या था भाई, तो वो मुझे उसके बाद भी दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन रह गया, मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन आज एडजस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आज के साथ साथ उस दिन की कसर भी पूरी करूंगा और इस पिछले 1 महीने की भी। नाउ गेट रेडी फॉर पेन। रेयांश की ऐसी घटिया बातें सुनकर जहां शिवांगी को डर लग रहा था, तो वहीं उसकी लास्ट लाइन सुनकर शिवांगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जोर से रेयांश को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, यू राक्षस, दुश्मन भी तुमसे अच्छे होते हैं। तुम जैसे रेपिस्ट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और मैं अपने साथ तुम्हारी जरिए कुछ भी गलत नहीं होंगे दूंगी, खुद के साथ जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। रेयांश इस पर हंसा और बोला, अरे भाभी, बाद में ये ज्ञान बांट देना, अभी प्यार कर लो, प्यार का वक्त है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।